गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की नेक्स्ट कविता, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश क्या होता है? पर्वत प्रदेश होता है, पर्वत को हम माउंटेन्स कहते हो, प्रदेश हुआ एरिया, हिली एरियाज को हम बोलते हैं पर्वत प्रदेश। अब इस कविता में क्या बताया गया? इस कविता में बताया गया कि जिस प्रकार जब आप माउंटेन एरियाज में जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं और वर्षा ऋतु होती है, तो किस तरह से प्रकृति जो है अपना पल पल रूप बदलती रहती है। एक पल में अभी धूप है तो एक पल में ही बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने इस जो कविता में, और इनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी है। आपको कवि का नाम और कवित्री का नाम हमेशा याद रखना है। जब भी आप प्रसंग लिखेंगे तो आपको वहाँ पे ये नाम मेंशन करना होगा। तो आइए इसकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला काव्यांश है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु होती है, वर्षा ऋतु को हम कहते हैं। अब प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से लिए गए। इसके कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु का प्रवेश होता है, तो क्या होता है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बदलाव देखने को मिलता है। एकदम से बदलाव आ जाता है, अर्थात कभी बारिश होने लगती है तो कभी अचानक से धूप निकल के आती है। ये छोटी सी पंक्तियां थी, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। मेखलाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकर क्या होता है? करगनी के आकार की पहाड़ की डाल। अब जो करगनी क्या होती है? करगनी होती है जब छोटे बच्चों को हम जो कमर में ऐसे वो आभूषण टाइप वो डालते हैं ना, गहना डालते हैं, मतलब उसको बोलते हैं करगनी। और यहाँ पे कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो पहाड़ है उनको करगनी के साथ कंपेयर किया है। सहस्त्र हो गया हजार, दिग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार हुआ विशाल आकार। प्रसंग हम बार बार नहीं करेंगे, प्रसंग आपको ऑलरेडी एक बार बता दिया है, उसी प्रसंग को आपने आगे सभी पैराग्राफ्स में यूज करना है। नेक्स्ट जो अभी देख लेते हैं क्या है। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना किसके साथ की है? जल्दी से बताइए, मैंने अभी आपको बताया था। जी हाँ, करगनी के साथ। जी, पहाड़ के आकार की तुलना करगनी अर्थात कमर में बांधने वाला आभूषण के साथ की है। कवि कहते हैं कि करगनी के आकार वाले जो पहाड़ है अपनी हजार पुष्प रूपी, पुष्प क्या होते हैं? फूल। पहाड़ के ऊपर अक्सर छोटे छोटे हजारों तरह के फूल खिले रहते हैं। उन्होंने कहा जो हजार आपके जो उनके पुष्प रूपी जो फूल है वो क्या कर रहे हैं? फाड़ कर, अपनी आंखों को फाड़ कर नीचे जल की तरफ देख रहे हैं। अपने जल में विशाल आकार, जो अपना पहाड़ का जो बहुत बड़ा आकार है, जब वो तालाब में उसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दर्पण देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वे जो तालाब है अब उनके लिए किसका काम कर रहा है? आप किस में अपनी शक्ल को देखते हैं रोज सुबह उठ के? दर्पण में। अब जो तालाब है उसके उनके लिए एक दर्पण का काम कर रहा है। गिरी का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जड़ते हैं झाग भरे निर्जन, गिरिवर के उर से उठ उठकर उत्कांक्षा से तरुवर है जाग रहे नीरव नभ पर, अवनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी का मतलब होता है पहाड़, मद होता है मस्ती, जग उर हृदय, उत्कांक्षाएं ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत, शांत आकाश, अनिमेष हो गया एकटक। अब इस व्याख्या में क्या कहा है कवि ने, चलिए देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो जिस तरह से आपने देखा है पहाड़ से जब ऊंचा झरना गिरता है तो ऐसे लगता है वो सफ़ेद, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती की लड़ियां निकल रही, मोती की लड़ियों के समान सुंदर जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ कर रहे हैं, करते हुए बह रहे। ऐसा लगता है कि वे पहाड़ों पर जो वो आवाज़ निकल रही है झरनों से झरझर करते हुए, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जो वो आवाज़ कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह एवं प्रसन्नता भर देती है।
पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर, अब जो पहाड़ है उनके ऊपर बहुत हज़ारों तरह के फूल पुष्प खिले हुए हैं, क्या कह रहे हैं कि उनके हृदय से उठ उठकर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, आकाश की तरफ ऊंचा उठना चाहते हैं। इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हो, अर्थात वे हमें भी निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है, उड़ गया अचानक लो भूधर, भड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, दस गए दारा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जल्द ज्ञान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब भूधर क्या होता है, भूधर कहते हैं पहाड़ को, और पारद के पर, पारे के स्वाध्वल एवं चमकीली पंख, रवशेष केवल आवाज रह जाना, सबे बये के साथ, और शाल होती है एक वृक्ष का नाम। अब इसमें क्या कहा है कवि ने, इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद, अक्सर आपने भी ये फील किया होगा, जैसे ही बारिश बंद होती है तो क्या होता है, पर्वतीय इलाके में एकदम से धुंध फैल चुकी है। उन्होंने ये बताया है कि बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है मानो पेड़ जो है वो कहीं, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो कहीं उड़ गए हैं, मतलब कि पेड़ जो है वो कहीं पे गायब हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है। जब आप धुंध फैलती है तो धुंध हमारे सामने बिल्कुल आ जाती है, और ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो पूरा का पूरा धरती पर आ चुका है। सिर्फ उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ झरने की आवाज़ आ रही है झरझर करती हुई। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ ढरकर धरती के अंदर धंस गए हैं, और धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि जो तालाब है, तालाब के अंदर जो है वो आग लग चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर चक्कर लगा रहे हो और जादू का कोई खेल दिखा रहे हो। और ये थी पूरी की पूरी कविता, जिसमें आपको मैंने सप्रसंग व्याख्या समझा दी है। बहुत आसान कविता है ये, आप इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए। आपको अच्छे से कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है, समझ के आपको करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भूल जाए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है आपको तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।